So there's a big conversation in gaming community about the video games becoming woke, और उसके ऊपर लेजी assassin ने एक वीडियो बना रखा है. It's called Are Video Games Really Going Woke? And it's a long video, 25 minutes. तो आओ इसको देखते हैं. There's going to be a lot to discuss for me as well, क्योंकि there was a time in my life when this kind of politics became a big part of my life, और मैंने इसको बहुत स्टडी किया है. So I have a lot of opinions on these things, but मैं उनको बोलता नहीं क्योंकि क्यों भसड़ लेनी है. तो लेट्स वॉच इट. 2025 1/3 बीत भी चुका है एंड मैं अगर मुड़ के देखूं 2024 पे तो एक वर्ड जिसने गेमिंग डिस्कशंस को डोमिनेट किया है वो है woke. Controversy surrounding this game between the wokes of woke policies. Woke video games. Woke or mind virus. Make video games great again. Yeah. Of course, जब woke की बात होगी तो आसमान गोल्ड सबसे ऊपर आएगा. पिछले 2 साल से देखता आ रहा हूँ कैसे एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस बहुत गुस्सा है एंड उनका मानना है कि गेम्स वोक हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ की ऑडियंस गुस्सा है उन लोगों पे जो ये सोच रहे हैं कि गेम्स वोक हो रहे हैं. एंड मेरे सर्कल में भी बहुत बार डिबेट्स हुई हैं जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है इस इशू को लेकर. आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसकी डिमांड बहुत थी, लेकिन मैं खुद इस इशू को लेकर एक कॉन्क्रीट ओपिनियन नहीं बना पाया हूँ. आई नो कि लोग यूजुअली ब्लैक एंड व्हाइट ओपिनियंस ही देखना चाहते हैं इंटरनेट पे, सो दैट वो या तो अपने खुद के बिलीव्स को वैलिडेट कर सकें या फिर किसी को पंचिंग बैग बना सके. पर स्टिल भाई इस वीडियो में ट्राई करते हैं इस टॉपिक को थोड़ा सा समझने का. मैं चाहता हूं कि रिसेंट के गेम्स के बारे में डिस्कस करूं और साथ ही ये भी कि क्या ये टॉपिक हम इंडियंस के लिए इतना मैटर करता भी है. अब इस टॉपिक पे रिसर्च शुरू करने से पहले ना हमें Why do I feel like मैं बहुत सारे पॉइंट से डिसएग्री करने वाला हूँ. I have a feeling. पता होना चाहिए कि यार इस वर्ड का एक्चुअली में मतलब क्या होता है. सो मैं गया गूगल पे जहाँ सबसे टॉप पे ही एक कंसाइज डेफिनेशन मिली, अवेयर स्पेशली ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स सच एज रेसिज्म एंड इनइक्वालिटी. इतनी शॉर्ट डेफिनेशन से तो मेरा काम चलने वाला नहीं था. सो मैंने समझने के लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया जहाँ विकिपीडिया ने बताया कि ये वर्ड 1920s के अराउंड यूज हुआ था, जहाँ अफ्रीकन सिंगर ने इसका यूज किया था टू मोटिवेट पीपल. उन्होंने कहा था कि जागो, अफ्रीका को फ्री करो, इसलिए वर्ड सामने आया वो. I asked a college kid, I'm like, what does it mean to be woke? She was like, to be woke means to realize, to recognize, to organize, and then to vocalize. That describes everything from a book club to a Nazi rally, all right? इसके बाद से ही इसका यूसेज बढ़ता रहा एंड साथ ही इसका स्कोप भी. 2000s में एंटर करते करते इसका मीनिंग थोड़ा सा ब्रॉड हो गया, जहाँ रेसिज्म, इनइक्वालिटी जैसे सोशल इश्यूज के लिए यूज किया जाने लगा, वो भी मोस्टली इन वेस्टर्न कंट्रीज एंड ऑब्वियसली यूएसए. अब इस डेफिनेशन को पढ़ के तो लगा कि यही तो टॉपिक्स के बारे में तो हम पढ़ते आए हैं शायद फ्रॉम द बिगनिंग. मतलब स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में इक्वालिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी सबके बारे में पढ़ा तो है हमने. देन इस वर्ड का इतना नेगेटिव परसेप्शन क्यों? वेल आफ्टर 2010s ये वर्ड का यूसेज ना और ब्रॉड होता गया, जहाँ मेन फोकस अब विमेन राइट्स, LGBTQ+ कम्युनिटी और ब्लैक लोगों के राइट्स पर भी आ गया था. एंड उसके बाद से हम देखते हैं दिस इज एग्जैक्टली वेयर जब BLM के प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, ब्लैक लाइफ मैटर्स के, और ये जो हमारा LGBTQ+ टेक्नोलॉजी की जो रैलीज निकली, और जब उसमें लोग नंगे उतरने शुरू हो गए सड़कों पे और गड़बड़ करने शुरू हो गए, पब्लिक डिसरप्शंस क्रिएट करने शुरू कर दिए इन्होंने, और बहुत सारे लोगों ने वीगनिज्म के प्रोटेस्ट के नाम पे सड़कें ब्लॉक करनी शुरू कर दी हाईवेज पे बैठ बैठ के, तब ये टर्म को एक नेगेटिव बिहेवियर के साथ एसोसिएट किया जाने लगा. क्योंकि इनिशियली ये मूवमेंट स्टार्ट होती हैं इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए, और देखते ही देखते एक्सट्रीम लोग इनसे जुड़ जाते हैं और ये एक्सट्रीमिज्म की तरफ बहुत जल्दी चली जाती है. तो अब रेगुलर लोग जो इनको सपोर्ट भी करना चाहते हैं, जिन्होंने कभी इनके अगेंस्ट कुछ किया नहीं, जो रेसिस्ट नहीं है, उनको भी तकलीफ हो रही है इन लोग की वजह से. इस वजह से लोगों में डिवाइड क्रिएट होना शुरू हो गया एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल एंड गेमिंग ऑडियंस स्टार्टेड हेटिंग द लेफ्ट, स्ट्रेट अप हेटिंग. यहाँ से ये टर्म वोक एक नेगेटिव वे में यूज होना शुरू हुआ है. यू डोंट नीड टू नो द हिस्ट्री ऑफ ऑल ऑफ इट टू रियली अंडरस्टैंड व्हाई ये सब हो रहा है. कि वोक जो है वो वेस्टर्न सोसाइटी में बिल्कुल घुस चुका है, जहाँ इवन स्कूल्स एंड काफ़ी जगहों पर इसके नाम पे बहुत कुछ हो रहा है. यस, स्कूल्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. एकदम से मुझे ध्यान आया, US में और कनाडा जैसे जगहों पे ये रूल्स आने शुरू हो गए थे कि आप किसी को गलत प्रोनाउंस से बुलाओगे तो आपको उसके लिए जेल डाला जा सकता है. अब बेसिकली एक इंसान जिसको आइडेंटिटी क्राइसिस है, जो अपनी आइडेंटिटी के साथ स्ट्रगल कर रहा है, उसको ट्रीट करने की जगह आप ऐसे रूल्स बना रहे हो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि रेगुलर लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है. यू वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, आपने किसी से डायरेक्शंस मांगी क्योंकि आपके दिमाग में फीमेल बॉडी है, फीमेल फेस है, तो आपने कहा मिस, आपने कहा लेडी,
मैम, शी, हर, वो आपके ऊपर केस कर सकती है, आपको जेल में डलवा सकती है कि भाई तूने ये कैसे बोल दिया मुझे। इस वजह से एक बहुत बड़ा डिवाइड क्रिएट होना शुरू हो गया और स्ट्रेट लोगों की तरफ से भी इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़नी शुरू हो गई। स्कूल्स तक में इन लोगों ने बच्चों को प्राइमरी स्कूल्स में छोटे क्लासेस में ये बताना और ये पढ़ाना शुरू कर दिया था कि आपको जो सोसाइटी ने बताया कि आप स्ट्रेट हो और लड़कों को लड़के ही पसंद, लड़कियां पसंद होनी चाहिए एंड वाइस वर्सा, वो सब में बिलीव मत करो, यू कैन मेक योर ओन चॉइसेस, लड़कों को लड़के भी पसंद हो सकते हैं। एंड चिल्ड्रन वर कमिंग बैक होम कन्फ्यूज्ड। वो अपने पेरेंट्स को आके ये पूछ रहे थे कि क्या ऐसा भी होता है, हमें तो कुछ नहीं पता इसके बारे में। एंड पेरेंट्स वर पिस्ड बिकॉज ऑफ दैट कि आप स्कूल्स में ये सब क्या पढ़ा रहे हो। सर्च अबाउट इट, तुम्हें बहुत कंट्रोवर्सीज मिलेंगी। यहाँ से इस टर्म के साथ एक नेगेटिव लोगों का और नेगेटिव बिहेवियर का एसोसिएशन आ गया, क्योंकि ये लोग अपने थॉट्स को जबरदस्ती फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों पे। अब एक मिनट, ये मेरा सब्जेक्ट डोमेन से बाहर जा रहा है यार। मैं कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट थोड़ी हूँ जिसने ह्यूमंस के बिहेवियर एंड पैटर्न्स को स्टडी किया हो, और ना ही भाई मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिक्स या फिर कल्चर में डिग्री ली है। बस साइंस पढ़ी है एंड इवन उसमें भी बायोलॉजी नहीं थी। सो मैं इमीडिएटली समझ गया कि यार मुझे जीरो नॉलेज है टू जज कि इफ इट इज राइट और रॉन्ग। बट स्टिल साइंस पढ़ने का एक फायदा होता है कि आप इतने एक्सेप्शंस पढ़ लेते हो कि हर टॉपिक को मल्टीपल एंगल से देखने लगते हो। सो मैंने सोचा कि यार इसमें भी वही ट्राई करता हूँ। अब क्योंकि हम वीडियो गेम्स की बात कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि यार रिसेंट टाइम्स के गेम्स देखता हूँ जिन पे वोक होने के एलिगेशंस लगे हैं। और भाई अगर ढूंढने बैठो ना तो इंटरनेट पे क्या कुछ नहीं मिल जाता। मुझे रेडिट पे पूरी लिस्ट मिल गई ऐसे गेम्स की जिसे स्टीम के किसी वोक गेम्स डिटेक्टर ग्रुप ने कंपाइल किया हुआ है। अब मैंने ये लिस्ट स्क्रॉल कर रहा था एंड शॉक हो गया ऐसे नाम देखकर जो लोगों के में भी फेवरेट्स हों। ये देखो भाई, एल्डन रिंग को भी इन्होंने नॉट रिकमेंडेड की लिस्ट में डाल रखा है और रीजन लिखा है कि कैरेक्टर क्रिएशन के टाइम भाई बायोलॉजिकल सेक्स की जगह बॉडी टाइप का ऑप्शन आता है। एंड इवन पैलवर्ल्ड और साइबरपंक 2077 में भी सेम। They're just playing it safe। तुमने बहुत सारे साइट्स पे अब देखा होगा, अगर आप ईमेल आईडी बनाओगे या किसी भी तरह का आईडी क्रिएट करोगे टू साइन अप, वहाँ पे लिखा आपको आएगा कि सेलेक्ट योर जेंडर और मेल, फीमेल, अदर, ये सब उसमें लिखा हुआ आता है आजकल। सो brands and people who want to sell their product are just playing it safe। तो इसीलिए एल्डन रिंग ने उस चीज़ में घुसे ही नहीं। वो उन्होंने कहा हमें दोनों तरफ की ऑडियंस से भसड़ नहीं करनी है, टाइप 1 और टाइप 2। मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ बिग डील, दे जस्ट प्लेइंग इट सेफ। रीजन दे रखा है। काउंटर स्ट्राइक 2 में तो लिखा है भाई कि फीमेल एजेंट की स्किन्स होने की वजह से ये नॉट रिकमेंडेड है, स्पेशली बिकॉज भाई वाइपर जो है वो कुछ मेल ऑपरेटर से कुछ ज़्यादा ही मस्क्यूलर। प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे ये बात है कि मेल जो हैं कैरेक्टर्स, उनसे ज़्यादा फीमेल को मस्कुलर और बैड एस दिखा रखा है। किसी की टॉम बॉयश पर्सनालिटी हो सकती है, बट आप मेल कैरेक्टर डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो और उसके ऊपर फीमेल की शक्ल चिपका दे रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम है। फिर वो क्लियरली एक चीज़ फोर्स दिखती है। उसके जो डायलॉग्स हैं वो क्लियरली दिख रहा है कि भाई एक बॉस बेव वाला आप उसको एटीट्यूड देने की कोशिश कर रहे हो, बिची सा, which people don't relate to। ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। एंड भाई सबसे फनी तो ये कि इसमें GTA 5 एंड इवन RDR2 भी इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि GTA 5 में कुछ LGBTQ NPCs थे और RDR2 में सेडी एडलर फेमिनिस्ट की तरफ बिहेव कर रही थी। Now देखो, this is extremism because सेडी एडलर का बहुत अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया गया है RDR2 में, कि कैसे she was a woman who was saved from the other gang by हमारा गैंग, एंड कैसे वो एक प्रॉपर गैंग मेंबर में कन्वर्ट हो गई। हाउ शी एक्चुअली वॉज अ बैड एस टू बिगिन विद, और वो उसका कैरेक्टर और बाहर आ गया बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल्स दैट शी फेस्ड इन हर लाइफ। उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी या बैंडिट्स ने मार दिया था एंड व्हाटएवर। और GTA की जहाँ तक बात रह गई, भाई आप लोग एग्जिस्टेंस डिनाई नहीं कर सकते किसी का। कोई गे है, स्ट्रेट है, नहीं है, किसी को आइडेंटिटी क्राइसिस है, ये लोग हमारे बीच में ही एग्जिस्ट करते हैं। आप ये बात डिनाई नहीं कर सकते कि ये हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। और जब GTA रॉकस्टार एक वर्ल्ड क्रिएट करेगा जहाँ पे वो एज क्लोज टू रियल वर्ल्ड एज पॉसिबल जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक सिटी, एक कंट्री दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हर चीज़ दिखाएंगे उसमें। वो प्रॉब्लम्स भी दिखाएंगे, प्रोटेस्ट्स भी दिखाएंगे, वो हर चीज़ दिखाएंगे। जस्ट एक्सेप्ट इट एज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ आप एक्सट्रीमिज्म में चले जाते हो कि आपने एक भी सड़क पे चलता हुआ NPC क्यों डाल दिया गेम के बीच में, गेम वोक है। ब्रो, दैट्स यू बीइंग डम।
चलो वो तो शुक्र है कि इन्होंने नॉट रिकमेंडेड की कैटेगरी में नहीं डाला, सिर्फ इन्फॉर्मेशनल में ही डाला है। तो मैं समझ गया था कि भाई इस लिस्ट से तो काम होने नहीं वाला, स्पेशली व्हेन इसमें 1500 से भी ज्यादा गेम्स हो। सो एक और लिस्ट मेरे को मिली एंड इसमें मैंने सर्च किया ग्रैंड, जिससे GTA Vice City आ गया, जिससे भी वोक लेबल किया गया है भाई। रीजन क्योंकि भाई इसके रेडियो शोज में राइट विंग लोगों का मजाक उड़ाया गया है, बट लेफ्ट विंग के लोगों का नहीं उड़ाया गया। आई मीन व्हाट भाई, मैं हंसते हंसते पागल हो जाऊंगा भाई। GTA Vice City वोक। बट हाँ, इन लिस्ट में गो थ्रू करते हुए मुझे कुछ रीजंस पता लग गए जिनकी वजह से गेम्स को वोक लेबल किया जाता है। लाइक गेम्स में मेन कैरेक्टर फीमेल नहीं होनी चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए, अगर कोई NPC फीमेल कैरेक्टर भी है वो भी मेल से ज्यादा ताकतवर ना हो, फेमिनिज्म ना हो उसमें, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट ब्रो दैट्स सो स्टूपिड दो। अगर आप टूम रेडर खेल रहे हो, वो फेमिनिन भी है, वो एक कंप्लीट बैडी भी है, वो एडवेंचर करती घूम रही है, उसको गन्स चलानी है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम विद दैट? उससे क्या प्रॉब्लम है? अगर आप होराइजन जीरो डॉन खेल रहे हो और उसमें पूरा उसका कैरेक्टर डेवलप होता हुआ दिखाया हुआ है और वो ज्यादा स्किल्ड है क्योंकि उसने बाकी लोगों से ज्यादा ट्रेन किया है। अगर आपने फर्स्ट गेम से खेला है तो आपको पता चलेगा फोरबिडन वेस्ट में वो इतनी पावरफुल क्यों है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ये सब अगर आपको पता होगा तो आपको पता होगा व्हाई शी स्टैंड्स आउट फ्रॉम द क्राउड। इट्स नॉट दैट शी हैज स्पेशल पावर्स, वो बस टेक्नोलॉजी में बाकी लोगों से आगे है, बिकॉज शी डेयर्ड टू एक्सप्लोर द प्लेसेस व्हिच नोबडी डेयर्ड टू। तो इन चीजों का इशू बनाना डज नॉट मेक सेंस टू मी एट ऑल। अब यहां आप भी फिर एक्सट्रीम हो जा रहे हो अगर आप इतनी छोटी छोटी चीजों पे भी वोक वोक बोल दे रहे हो। लाइक आई अंडरस्टैंड कि अगर एक कैरेक्टर जो ब्लैक था टू बिगिन विद, उसको आप वाइट कर देते हो, या वाइट था और उसको ब्लैक कर देते हो, और क्योंकि जो वीडियो गेम है वो बुक की स्टोरी पे बेस्ड है तो वो ओरिजिनल स्टोरी को डिस्टॉर्ट करने वाली बात हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो अभी रिसेंट स्नो वाइट मूवी आई थी जो फ्लॉप हो गई, उसका फ्लॉप होने का बहुत बड़ा रीजन उस एक्ट्रेस का वोक स्टेटमेंट्स थ्रो करना था पब्लिक में, एंड ऑल्सो ये था कि स्नो वाइट का कैरेक्टर स्नो वाइट जैसा है ही नहीं। उसमें उसको मॉडर्न इंडिपेंडेंट औरत दिखाने की कोशिश की जा रही है जिसको एक प्रिंस के किस की जरूरत नहीं है अपने स्लम्बर में से उठने के लिए। वो बैडी है बिल्कुल ही, या फिर उसका ब्राउन स्किन टोन है। स्नो वाइट डज नॉट नीड टू बी वाइट। भाई द नेम इज स्नो वाइट। इमेजिन मैं तुम्हें कहूं कि विचर बुक्स पे सीरीज बन रही है और विचर का रोल प्ले करेगा MC स्टैन। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? आप खराब कर रहे हो चीजों को, उन स्टोरीज को खराब कर रहे हो, इसीलिए लोग गुस्सा हैं। LGBTQ+ का मेंशन तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, उनका मजाक बना लो, उनको हैरेस कर लो, बट उनके लिए छोटा सा भी सपोर्ट नहीं दिखना चाहिए। अभी मैंने ब्रॉड डेफिनेशन बनाने की कोशिश करी है वोक वर्ड की। कुछ गेमर्स ऐसे हैं जिनको फीमेल लीड से फर्क नहीं पड़ता, बट LGBTQ+ से पड़ता है। कुछ के अकॉर्डिंग LGBTQ+ भी ठीक है, बट जब बहुत ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम आती है। सो सबकी अपनी सोच है। वैसे हो सकता है मेरे से कुछ पॉइंट्स इसमें छूट गए हों, बिकॉज भाई वोक वर्ड का मीनिंग हर रोज चेंज हो रहा है। जैसे रिसेंटली मुझे पता लगा कि अगर कोई फीमेल कैरेक्टर अगली दिखती है तो उसे भी वोक ही कंसिडर किया जाएगा। चलो, मेरे को आज के गेमर्स के अकॉर्डिंग वोक की डेफिनेशन थोड़ी सी समझ आई, एंड फिर मैंने सोचा कि यार अपनी नॉलेज के हिसाब से ना कुछ रिसेंट के गेम्स ढूंढता हूँ जिन पे वोक होने के एलिगेशंस लगे होंगे। सो ये है कंपैरेटिवली छोटी लिस्ट जो मैंने बनाई है। Assassin's Creed Shadows, इसमें यासुके था ना, इसमें ब्लैक सैमुराई दिखा रखा है, एंड ब्लैक्स को वो जस्ट एज स्लेव्स मेरे ख्याल से रखते थे जापानीज हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली। तो नॉट ओनली पीपल हु प्ले वीडियो गेम्स इन द वेस्टर्न कंट्रीज but also the people from Japan were making videos against Assassin's Creed Shadows. आपने हिस्ट्री के नाम उठा लिए, फिर आप उस ब्लैक कैरेक्टर को गे रोमांस ऑप्शन दे रहे हो। दूसरा आपके पास जो कैरेक्टर है वो फीमेल कैरेक्टर है। अब लोग दोनों में से किसी भी एक कैरेक्टर से रिलेट नहीं कर पा रहे, और उसके बाद जो दूसरा रोमांस ऑप्शन है यासुके के पास वो है अ फ्लिंग विद अ लेडी जो was known in the history to be loyal to her lord, to her husband. उसके बाद जब लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन चीजों के लिए कि you're trying to force your thoughts, your ideals onto us, आप प्रोपेगेंडा चला रहे हो गेम्स के नाम पे, तो आप कह देते हो भाई खरीदनी है खरीदो, नहीं खरीदनी नहीं खरीदो, और किसी ने नहीं खरीदी। इतना बुरा फ्लॉप तो आज तक मैंने स्टीम पे किसी गेम का नहीं देखा जितना शैडोज का हुआ है। गेम आई और 1 महीने भी उसकी बातचीत नहीं हुई।
एंड आप नोटिस करो कि मैंने वो गेम्स भी इंक्लूड करे जो कि रिलीज नहीं हुए, बट स्टिल सिर्फ उनके ट्रेलर से ही उनको वो कहा जा रहा है। जैसे Assassin's Creed Shadows, जो कि फर्स्ट ट्रेलर से ही कंट्रोवर्सी में रहा है, क्योंकि एक जापानीज सेटिंग के गेम में ब्लैक प्रोटैगनिस्ट कैसे पॉसिबल है। एंड ये बात तो सच है यार, अगर कभी इंडिया पे गेम बना हो जिसे इंडिया के नाम से एडवर्टाइज किया जाए और उसमें इंडियन लीड ना हो, तो यार मैं काफी डिसअपॉइंटेड फील तो करूंगा। लेकिन फिर मुझे याद आया अनचार्टेड लॉस्ट लेगेसी, जो कि इंडिया पे बेस्ड शायद वन ऑफ द बेस्ट गेम्स में से एक है, और इसकी मेन कैरेक्टर बस हाफ इंडियन और हाफ ऑस्ट्रेलियन थी। एंड स्टिल वो गेम भाई कितना एंजॉयबल था। इवन मेन प्रोटैगनिस्ट भी भाई बहुत नॉलेजेबल थी अबाउट इंडियन कल्चर। बट मैं सरप्राइज हूँ कि लोगों को तब प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई जब कुछ गोरे लोग इंडिया में आते हैं खजाना ढूंढने। सुना सुना लग रहा है राइट। खैर मेरे को वो खेलने में प्रॉब्लम पता नहीं क्यों नहीं हुई। मे बी शायद इसलिए क्योंकि यार क्लोई ऑलरेडी काफी रिस्पेक्टफुल थी टुवर्ड्स इंडियन कल्चर, या मे बी इंडियंस में अभी भी वाइट स्किन को लेकर ऑब्सेशन काफी है। अगर गेम को आज के टाइम में रिलीज किया जाता तो पता नहीं भाई क्या रिएक्शन होता। ऑल्सो Assassin's Creed सीरीज अगर किसी ने बहुत पहले से खेली है तो उसे पता होना चाहिए कि Assassin's Creed Revelations में हम कॉन्स्टेंटिनोपल में होते हैं, मतलब एक इटालियन प्रोटैगनिस्ट इन मिडल ईस्टर्न सिटी। ऑल्सो ब्लैक फ्लैग भी तो वेस्ट इंडीज में ही सेट है, बट उसका मेन प्रोटैगनिस्ट एडवर्ड केनवे। अल्टरली जो तुमने अभी मेरे भाई एक्सप्लेन किया ना कि किस तरीके से इंडिया में जो सेटअप गेम थी उसका जो मेन कैरेक्टर था वो बाहर का था और लोगों का ऑब्सेशन है वाइट स्किन से। जो मेन ऑडियंस है खेलने वाली वो वेस्टर्न ऑडियंस है जो अफोर्ड करती है गेम को खरीदना, और वो भी स्ट्रेट मेल्स हैं। 90% और मे बी अबव होंगे लोग जो और सेक्सुअलिटीज़ के जो इन वीडियो गेम्स को खेलते होंगे, बट उनका कितना ही नंबर है, क्या कंपनीज चल जाएंगी उनके भरोसे? तो ऑब्वियसली अनचार्टेड में एक ऐसा लीड डाला गया जिससे लोग रिलेट कर पाएँ, क्योंकि फॉरेनर्स इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए आते जाते रहते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। अगर ये बोला होता कि गेम इंडिया के बारे में और इंडियन हेरिटेज दिखाएगी या फिर इंडियन कल्चर दिखाएगी और उसके बाद मेन कैरेक्टर को इंडियन बता के और उसको फॉरेनर का एक्सेंट और स्किन टोन दे दिया होता इंडियन बता के, तो एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे खड़ा हो जाता कि भाई आपने ये सब बातें कैसे कर दी। लॉस्ट लेगेसी ने बहुत सेफ प्ले किया है। देयर वर जस्ट फॉरेनर्स लुकिंग फॉर ट्रेजर इन एंशिएंट लैंड्स, और वो सेटअप काम करता है। अगर एजियो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे ट्रैवल करता है अपने शिप पे नॉलेज सीख करने के लिए, तो वो सेटअप काम करता है। एडवर्ड जो आप अभी ब्लैक फ्लैग की बात कर रहे हो, ये अपने घर से अपनी फियांसी या वाइफ को ये बोल के निकला था कि I'll go on my adventures, come back a successful man। तो इसीलिए एडवर्ड जो है वो फॉरेन लैंड्स पे ट्रैवल करता घूम रहा था। द होल पॉइंट वाज हिम बीइंग अवे फ्रॉम हिज होम, लिविंग अ पायरेट लाइफ। आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे ट्रैवल कर रहे हो एंड द गेम वाज अबाउट एक्सप्लोरिंग एंड ट्रैवलिंग। दैट सेटअप वर्क्स एंड इट वर्क्स बिकॉज उसको फॉरेन लैंड्स में होने के लिए उस जगह से बिलोंग करना जरूरी नहीं है। इसीलिए इन गेम्स को लेके कभी बवाल नहीं हुआ। यू काइंड ऑफ ओवर सिंप्लीफाइंग द आर्ग्यूमेंट्स राइट नाउ। एक्चुअली वेल से यानी कि ग्रेट ब्रिटेन से, तो लोगों को प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही वहाँ पे? अगर प्रोटैगनिस्ट भी उसी कंट्री का होना चाहिए जिसमें गेम सेट है, देन ब्लैक फ्लैग में तो एडवर्ड केनवे की जगह शायद आने वाले को होना चाहिए था प्रोटैगनिस्ट। ऑल्सो ये जो रिसेंट कंट्रोवर्सी आई है कि शैडोज में यासुके एक श्राइन को तोड़ देता है, भाई वो स्टोरी का पार्ट थोड़ी है, वो तो एक एक्चुअली किसी प्लेयर ने खुद किया है, वो भी रैंडमली। और जब एजियो खुद कैथोलिक, मुझे ऐसा लगता है गेमिंग कंपनीज खुद करती हैं। देयर वाज अ वीडियो दैट वेंट वायरल जिसके लिए एक बंदे का पूरा चैनल जो है वो यूट्यूब पे डाउन करवा दिया गया था। उसने RDR2 में, मैं सिटी का नाम भूल रहा हूँ, सिटी में जाके और एक फेमिनिस्ट जो वहाँ पे सफरेज राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी या अपनी वॉइस को उठा रही थी, उसको उसने जाके बांधा, घोड़े पे रखा और एलिगेटर्स के सामने फेंक दिया, और वो वीडियो हो गई वायरल as hate against feminist gamer community, ये वो ऐसे वैसे, and YouTube ended up taking his channel down। उस पर इतना बवाल हुआ कि YouTube को उसका चैनल वापस लाना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार तो कंट्रोवर्सीज अननेसेसरी वाली कर देते हैं, जैसे ये श्राइन को तोड़ने वाली हो गई यासुके की। चर्च के हेड पोप से लड़ रहा था इन Assassin's Creed 2 तब भी। बट पता क्या है, वीडियो गेम्स को ऑप्शन नहीं देना चाहिए। इमेजिन अगर एक गेम बने, इंडिया पे बने, उसमें हमारे किसी भगवान की मूर्ति हो और प्लेयर के पास ऑप्शन हो, ये नहीं कि स्ट्रक्चरल डैमेज हो रहा है स्लाइट इधर उधर क्योंकि वहाँ पे गोली वोलियाँ चल रही हैं ये सब, बट यू हैव द ऑप्शन टू डिस्ट्रॉय द भगवान का स्टैचू। श्राइन्स एग्जिस्ट करते हैं गोस्ट ऑफ सुशीमा में भी, पर उसमें आप उनको तोड़ नहीं सकते, वो एक इंडिस्ट्रक्टेबल ऑब्जेक्ट है। श्राइन्स और प्लेस ऑफ वर्शिप्स एग्जिस्ट करते हैं विचर 3 में भी, पर आप उनको तोड़ नहीं सकते, उनको खराब नहीं कर सकते। सेम फॉर साइबरपंक।
तो ये थोड़ा सा ध्यान मेरे ख्याल से डेवलपर्स रख सकते हैं, जस्ट टू बी रिस्पेक्टफुल टू समवन्स कल्चर। किसी को प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई बट अब हो रही है। इससे मुझे ये लग रहा है कि यार असैसिन्स क्रीड इज नॉट अबाउट एक्यूरेसी या फिर रियल हिस्ट्री। वो बस हिस्ट्री से कुछ रेफरेंसेस लेते हैं, लेकिन उसके कैरेक्टर्स, इवेंट्स सब कुछ फिक्शनल ही होते हैं, इवन इफ वो रियल नेम्स ही क्यों ना यूज कर रहे हो। और देखा जाए तो यही सब असैसिन्स क्रीड गेम के स्टार्टिंग में लिखा भी आता है फर्स्ट गेम से, कि द गेम इज इंस्पायर्ड बाय हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स। दिस वर्क ऑफ फिक्शन वाज डिजाइन्ड, डेवलप्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय अ मल्टीकल्चरल टीम ऑफ वेरियस रिलीजियस फेथ्स एंड बिलीव्स। ये सीरीज शुरू से ही ऐसे थीम्स एंड कैरेक्टर्स लाती रही है। शैडोज में कुछ भी पहली बार नहीं हो रहा है। दैट सेड, यूबीसॉफ्ट को कभी ये कहना ही नहीं चाहिए था कि यासुके एक रियल फिगर है, क्योंकि जब आप हिस्ट्री से एक्यूरेट होने की कोशिश करते हो फिर तो ऑडियंस हर चीज़ की एक्यूरेसी ढूंढेगी जिसमें आप जरूर फंसोगे। तो यहाँ पे उनकी भी गलती मुझे लग रही है। यूबीसॉफ्ट का ना सालों से डाउनफॉल आ रहा है, एंड इट स्टार्टेड जब उन्होंने गेम्स को डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया और फेक गेम प्ले ट्रेलर्स दिखाना शुरू कर दिया। इट ऑल स्टार्टेड विद द रिलीज ऑफ वॉच डॉग्स फर्स्ट पार्ट। जो E3 ट्रेलर दिखाया गया है, गेम प्ले ट्रेलर, और जो एक्चुअल गेम है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। हमें एक्चुअल वॉच डॉग्स जो हम खेलना चाहते थे कभी खेलने को ही नहीं मिली। सेम हैपेंड विद अ लॉट ऑफ द टॉम क्लैंसी गेम्स, गोस्ट रिकॉन, वाइल्डलैंड्स एंड व्हाट नॉट। सब में आपको डिग्रेड देखने को मिलेगा। ग्राफिक्स में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर आप पीसी पर हाईएस्ट सेटिंग्स में भी चलाओगे तो the graphics are not even close to what's shown in the gameplays. Ubisoft का इतना बुरा reputation हो गया over time कि उनकी games बिकनी कम हो गई, and they had no fresh ideas for their Assassin's Creed franchise, क्योंकि ये हर साल एक नया गेम पुश करने की कोशिश कर रहे थे और उसमें इन्होंने लालच के चक्कर में माइक्रो ट्रांजैक्शन, एक ऑफलाइन गेम में माइक्रो ट्रांजैक्शन घुसा दिए। The same was the problem with Assassin's Creed Odyssey and Valhalla, जहाँ पे excessive आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ता है। फालतू एक्सेसिव ग्राइंडिंग फेजेस हैं कि लेवल लॉक्ड है अगला मिशन और उसको अनलॉक करने के लिए आपको इतना एक्सपीरियंस, यू हैव टू गो फ्रॉम लेवल 24 टू लेवल 34 विच कैन टेक यू ऑलमोस्ट अ वीक ऑफ ग्राइंडिंग इन गेम मिशंस जो कि रिपीटेटिव होते हैं। देयर इज नो न्यू स्टोरी टू देम, नो न्यू साइड क्वेस्ट्स, नो न्यू डायलॉग्स, रैंडम एनपीसी स्टैंडिंग इन अ रैंडम स्पॉट गिविंग यू अ रैंडम एस मिशन की मुझे उस एनिमल के इतने स्किन्स चाहिए, इस आदमी को मार दो। रैंडम असैसिनेशन मिशंस जो आपको ऑन रिपीट बैक टू बैक करने होते हैं जस्ट टू अनलॉक द नेक्स्ट स्टोरी मिशन। Of course the people were pissed और इनका reputation नीचे आ गया। When all of this happened, people stopped buying their games on the first day, stopped pre-ordering. And to save Assassin's Creed Shadows from the same fate and failing miserably, they claimed कि इसमें हमने historical accuracy का बहुत ध्यान रखा है। Cut to the first gameplay trailer, एक प्रोटैगनिस्ट ब्लैक है, जापानीज सैमुराई है जिसके आगे लोग झुक रहे हैं। जापानीज पीपल आर बाउइंग डाउन टू अ ब्लैक गाय जिसने सैमुराई आर्मर पहन रखा है, और उसके बाद बैकग्राउंड में जब वो फाइट करना शुरू करता है तो जापानीज म्यूजिक नहीं बजता, ट्रैप म्यूजिक बज रहा है। जापानीज म्यूजिक फ्यूज्ड विद ट्रैप म्यूजिक, हिप हॉप बज रहा है भाई। तो इस चीज का मजाक नहीं बनेगा तो क्या होगा। अब यार अपनी लिस्ट में भी वैसे बहुत सारे गेम्स थे, बट चलो सबसे रिसेंट इंटरगैलेक्टिक की बात करते हैं जिसे नॉटी डॉग बना रहा है, एंड इसकी मेन कैरेक्टर को लेकर ना भयानक कंट्रोवर्सी हो रही है। ये देखो जरा ट्रेलर पे भाई लाइक से ज्यादा तो डिसलाइक्स हो चुके हैं। यहाँ लोगों को सेटिंग, ग्राफिक्स सब पसंद आ रहे हैं, बट मेन इशू बताया जा रहा है कि यार फीमेल लीड और वो भी गंजी, उसे अनअट्रैक्टिव बताया जा रहा है, एंड इसलिए भले ही गेम का सिर्फ फर्स्ट ट्रेलर गंजी चुड़ैल आया हो, इसे अभी से वोक लेबल कर दिया गया है। वैसे कुछ लोग ये भी रीजन दे रहे हैं कि यार इसका पूरा ट्रेलर ना अकीरा से इंस्पायर्ड है, जो कि 1988 की फेमस एनिमे है। बहुत से सीन्स एंड इवन वो रेट्रो लुक यहीं से ली गई थी, बट मेन कैरेक्टर काफी डिफरेंट है, तो लोग नाराज है कि यार वो भी सिमिलर ही होनी चाहिए थी, अदरवाइज उनका एक्सपीरियंस खराब होगा। ट्विटर पे इसको लेकर हैवी डिबेट चल रही है, बट वहाँ मुझे ट्वीट भी मिला जहाँ 1992 में आई एलियन 3 मूवी की बॉर्ड रिप्ले की लुक शेयर करी गई है। सो मे बी इंटरगैलेक्टिक की मेन कैरेक्टर की ये लुक वहां से इंस्पायर्ड हो। एलियन रोमुलस में भी किसी को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी, इवन नीचे किसी ने कमेंट भी कर रखा था कि ट्रेलर में ही एक इमेज भी दिखी जहां उसकी मेन कैरेक्टर के पहले बाल थे, तो मे बी ऐसा कुछ हुआ हो गेम में जिसकी वजह से उसे अपने बाल साफ करने पड़े। हमें बस इतना पता है कि लोगों का फॉरगिविंग नेचर खत्म हो जाता है जब आप उनके फेवरेट आईपीज उठा के पुराने बहुत सारे रूइन कर दो, क्योंकि उसमें आपको अपना प्रोपेगेंडा पुश करना है, आप उसमें गे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो और वो एक नेचुरल इंट्रोडक्शन भी नहीं लग रही है, वो एक स्मूथ इंट्रोडक्शन भी नहीं है, यू जस्ट फोर्सिंग प्लेयर्स टू प्ले एज देम।
तो गेम में रिलेटेबिलिटी खत्म होना शुरू हो जाता है. नाउ शी इज नॉट जस्ट अ फीमेल कैरेक्टर, शी लुक्स लाइक शी इज गोइंग टू बी अ गे फीमेल कैरेक्टर, और लोग जज करते हैं. जिस तरीके से कोई दिखता है उस हिसाब से लोग जज करते हैं. आप इसमें रिलेटेबिलिटी ले जाते हो, उस मेन कैरेक्टर से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा लोगों का. वंस अगेन गेम खेलने वाली ऑडियंस जो है वो 90% लड़के हैं. आप उनको इस तरह का कैरेक्टर दे रहे हो, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से शायद इसको समझा पाऊं कि अगर तुम्हें मिल्खा सिंह देखनी पड़ती, और मिल्खा सिंह में एक पूरा आर्क था, रोमांस आर्क था, जिसमें उसको अपने गांव की लड़की पसंद आती है, बट बिकॉज ये चोर उचक्का है, उल्टी हरकतों से पैसा कमाता है, तो वो इसको कहती है भाई इज्जत से पैसा कमा के ला, जिससे मैं अपने घर वालों को तेरे बारे में बता पाऊं और तुझसे शादी कर पाऊं. ये बहुत लड़कों के लिए रिलेटेबल है, ये वाला स्ट्रगल लाइफ में. बट बाय द टाइम वो वापस आता है आर्मी का ब्लेजर वगैरह लेके, एक एथलीट बन के, तब तक उसकी शादी कहीं और हो गई होती है. एंड हिज हार्ट इज ब्रोकन. लॉट ऑफ द पीपल रिलेटेड टू हिम. मूवी में मल्टीपल जगहें थी जहां पे स्टोरी में बहुत ज्यादा आपका इमोशनल कनेक्ट बढ़ गया मेन कैरेक्टर के साथ. आप ऐसा फील करने लग गए कि यार मेरे साथ भी कुछ हद तक ऐसा हुआ है, या मैंने लाइफ में थोड़ा थोड़ा ऐसा एक्सपीरियंस किया है. बट एट द सेम टाइम आप मिल्खा सिंह की स्टोरी उठाते, मिल्खा सिंह का नाम उठाते, एंड नो डिसरेस्पेक्ट टू दी रियल मिल्खा सिंह, बट आप नाम उठाते, स्टोरी उठाते और उनको बना देते एक गे कैरेक्टर. आप कहते कि भाई मिल्खा सिंह एक गे कैरेक्टर हैं जो कि इस फ्रस्ट्रेशन में बड़े हुए हैं कि उनका रोमांस था किसी लड़के के साथ जिसके साथ वो मस्ती मारा करते थे, बट दोनों ही इस बात को गांव वालों को बता नहीं पाए क्योंकि उनको मार दिया जाता या उनको आउटकास्ट कर दिया जाता. तो इसीलिए उस फ्रस्ट्रेशन को उन्होंने चैनल कर दिया अपने करियर में, एंड ही बिकेम अ बिग एथलीट. एंड ओनली आफ्टर ही वाज फेमस एंड ही ग्रू अप एंड ही मेट द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट, तब उन्होंने फाइनली लोगों को बताया कि मैं इस चीज़ के साथ पूरी लाइफ से जूझ रहा हूँ. एंड पीपल एंडेड अप रियलाइजिंग कि हमने उनके साथ कितना गलत किया है. ये किसी की स्टोरी हो सकती है, पर कितने लोग इस स्टोरी से रिलेट करेंगे? विल यू एक्चुअली बी एबल टू रिलेट टू मिल्खा सिंह एंड हिज स्ट्रगल्स? नहीं, क्योंकि स्क्रीन के पीछे जो बंदा बैठा हुआ है वो अपने आप को इमर्स ही नहीं कर पा रहा उस चीज में. वो उसको वैसे फील ही नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस से वो मैच नहीं करता दूर दूर तक. तो फिक्शन भी एक हद तक फिक्शन होनी चाहिए, नहीं तो वो वर्क नहीं करेगी लोगों के लिए. यार मेन प्रोटैगनिस्ट एक खतरनाक प्लेनेट पे फंसी है जहां से उसे एस्केप करना है. सो इस दौरान मुझे तो नहीं लगता कि यार किसी का ध्यान मेकअप पे या फिर अपने बाल बनाने में जाएगा. अब अगेन ये थ्योरी है एंड यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है कि यार हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है, मतलब है ही नहीं. अभी तो सिर्फ फर्स्ट ट्रेलर आया है, हमें कोई आइडिया नहीं कि यार गेम की स्टोरी क्या होगी, क्यों उसने अपने बाल साफ किए, इसका गेम प्ले कैसा होगा और कैसे करेक्टर्स हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है. तो अभी से गेम को जज करना, वो कह देना और हर जगह जाकर कमेंट्स में लड़ना, भाई मेरे को तो टाइम वेस्ट लग रहा है. बेटर है कि मैं वेट करूंगा गेम के रिलीज होने का, जिसके बाद मैं या तो खुद खेल लूंगा या फिर एटलीस्ट रिव्यूज देख लूंगा. एंड वैसे जब मैं सोशल मीडिया, तो एक गेमिंग इंडस्ट्री में ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है विच इज ओवर सेक्सुअलाइजेशन ऑफ फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स. और स्टेला ब्लेड जैसी गेम्स अगर तुम खेलोगे, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया बिकॉज द एसेस एंड बूब्स वर लाइक इन योर फेस, हैंगिंग, जिगलिंग ऑल द टाइम. लोग रियल लाइफ में ऐसे टाइट्स पहन के नहीं घूम रहे होते, स्पेशली व्हेन दे आर आउट एडवेंचरिंग और फाइटिंग डीमंस एंड व्हाट नॉट. लाइक कम ऑन ब्रो. पे कमेंट स्क्रॉल कर रहा था तो कुछ लोग ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई आज के सभी गेम्स में ना फीमेल प्रोटैगनिस्ट होना भी वोकनेस की ही निशानी है. अगेन ये द विचर 4 की वजह से कहा जा रहा है क्योंकि इस बार उसकी मेन प्रोटैगनिस्ट सीडी है. मैंने पर्सनली विचर यूनिवर्स को इतना तो एक्सप्लोर नहीं किया, बट जिन लोगों ने भी विचर 3 और उसकी डीएलसी को कंप्लीट किया है उन सबका यही कहना है कि सीडी एज अ मेन प्रोटैगनिस्ट तो बहुत पहले ही टीज हो गई थी, इसलिए वो लोग बहुत एक्साइटेड भी हैं टू प्ले एज हर. बिकॉज लास्ट गेम का जो स्टोरी है वो एंड ही यहाँ पे होता है. इफ यू गेट द गुड एंडिंग तो एशन हेयर्ड विचर्स करके गेरल्ट और सिरी का नाम पूरे लैंड्स में फैल जाता है बिकॉज दे स्टार्ट एडवेंचरिंग टुगेदर. एंड गेरल्ट एंड वेज़िमिर के साथ ही सिरी बड़ी हुई होती है केयर मोहन में, द ओनली गर्ल विचर टू एवर बी ट्रेन्ड इन अ विचर स्कूल. बट एक प्रॉब्लम यहाँ ये आता है, जो ट्रेलर में बहुत ही ज़्यादा बड़ी कन्फ्यूजन है कि सिरी को म्यूटेट कैसे किया गया, बिकॉज उसके एल्डर ब्लड की वजह से उसकी बॉडी म्यूटेशंस को रिजेक्ट कर देती थी, या पॉसिबल ही नहीं था उसको म्यूटेट करना. एंड इन द ट्रेलर उसको ब्लैक ब्लड पीते हुए विच इज अ विचर पोर्शन दिखाया गया है, तो वो कैसे हुआ इज व्हाट पीपल आर क्वेश्चनिंग कि आप स्टोरी को ऐसे खराब क्यों कर रहे हो, मोल्ड क्यों कर रहे हो. तो हाँ, ऑब्वियसली देयर इज अ पार्ट ऑफ ऑडियंस जो बस इस बात से पिस्ड है कि भाई हमें फीमेल की तरह खेलना पड़ेगा, विच आई डोंट थिंक इज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज सिरी तो हमने फर्स्ट गेम में भी खेला है, विचर 3 में खेला है, बट द रेस्ट ऑफ इट, them changing the story might be an issue.
इवन CD प्रोजेक्ट रेड का कहना है कि नॉवेल्स के अकॉर्डिंग सीरी ही मेन कैरेक्टर बननी चाहिए। स्टिल कुछ लोगों का मानना है कि सीरी अट्रैक्टिव नहीं है इतनी। उनके अकॉर्डिंग अगर फीमेल प्रोटैगनिस्ट रखनी है तो स्टेलर ब्लेड जैसी होनी चाहिए। बट देखो स्टेलर ब्लेड इज अ फन गेम, लेकिन यार सभी फीमेल प्रोटैगनिस्ट ईवी जैसी ऑफ कोर्स स्टेलर ब्लेड का नाम आना ही था। नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगर ऐसा हो तो भाई मैं गेम्स खरीदने की जगह OF की सब्सक्रिप्शन खरीदूंगा जब मैं गेम्स खेलने आता हूँ। That's very true. I agree with you on this भाई। मैं ऐसे गेम्स खेल नहीं सकता और मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है गेमिंग कम्युनिटी में ये, क्योंकि जिन दिनों में मैं स्काईरिम पे मॉड्स लगाया करता था, द एल्डर स्क्रॉल्स 5 स्काईरिम, मैंने बहुत हेवीली मॉड कर रखी थी गेम एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज प्ले एज अ मेल कैरेक्टर। बट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उस गेम के साथ ये था कि उसकी मॉड कम्युनिटी में जब भी आप आर्मर मॉड्स ढूंढने जाते हो तो आपको मिलेंगे फीमेल बॉडी टेक्सचर मॉड्स, बूब एनहांसमेंट, एस एनहांसमेंट, जिगल फिजिक्स वाले मॉड्स, फीमेल आर्मर मॉड्स। मेल कैरेक्टर्स के लिए ना बराबर टेक्सचर, बॉडी या आर्मर मॉड्स एग्जिस्ट करते हैं। ज्यादातर मॉड्स, मतलब 20% ऑफ द मॉड्स ऑन नेक्सस राइट नाउ आर एक्चुअली यूटिलिटी मॉड्स जो आपकी गेम में एक्चुअल डिफरेंसेस लाएंगे। एनिमेशन मॉड्स हो गए, वॉकिंग, फाइटिंग एनिमेशंस, एंड द रेस्ट ऑफ देम, द 80% मेजॉरिटी ऑफ द मॉड्स आर न्यूडिटी मॉड्स, और वो भी फीमेल न्यूडिटी मॉड्स। गेमिंग कम्युनिटी ना सिम्प्स, फ्रस्ट्रेटेड लॉन्डो से भरी हुई है, इंसेल्स से भरी हुई है, और गेमिंग करने वाले लॉन्डो को बहुत चुभ जाती है ये बात। पर भाई जिस दिन तुम उस दुनिया से बाहर निकलोगे ना, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा दिमाग कितना अनहेल्दी हो चुका है ये चीप डोपामिन चेज कर करके। एंड आई हेट दैट अबाउट नेक्सस मॉड कम्युनिटी। होना तो मुझे अच्छी स्टोरी, अच्छा गेम प्ले चाहिए। एंड हाँ, स्टेलर ब्लेड जैसे गेम्स वंस इन अ वाइल ठीक है, बट यार हर गेम में ऐसी प्रोटैगनिस्ट नहीं चाहता जो कि रिवीलिंग क्लोथ्स पहन के मुझे डिस्ट्रैक्ट करे। एंड ये क्लियर है कि ऐसे गेम्स मेल फैंटेसी एंड फेटिश को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। सो मैं उस ट्रैप में नहीं फंसना चाहता। और जरूरी नहीं है ना कि यार फीमेल प्रोटैगनिस्ट को प्रेटी दिखना है, बिकॉज यार विमेन कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है जिनका काम है बस अच्छा दिखना और पूरे टाइम दूसरों को अट्रैक्ट करना। अच्छा, ये मुझे फेटिश को केटर करने वाली बात से एक और चीज़ ध्यान आई। जब आप वीडियो गेम्स में ये सब चीज़ें देखते हो जस्ट बिकॉज वो रियल कैरेक्टर्स नहीं हैं और वो आर्टिफिशियली जनरेटेड है, CGI इमेज है, आप बड़े खुश होते हो कि यार हमारी फेटिश को केटर किया जा रहा है। ओ यस, लेट्स हैव फन प्लेइंग दिस गेम, वॉच नेकेड फीमेल कैरेक्टर्स या बॉर्डरलाइन नेकेड फीमेल कैरेक्टर्स। आप उस गेम को खरीद के खुश हो, आप उनको बहुत अच्छा बिजनेस दे रहे हो। बट एज सून एज अ गर्ल ऑन इंस्टाग्राम स्टार्ट्स डूइंग दैट, आपको कीड़ा हो जाता है, आपको गुस्सा आ जाता है उस बात पे। आपको ओनली फैंस वाली बात बिल्कुल सही नहीं लगती कि भाई ओनली फैंस एग्जिस्ट भी क्यों करता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? एक जगह आपको उस चीज से प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी जगह आपको है। या तो प्रॉब्लम तुम्हें दोनों जगह हो या फिर प्रॉब्लम तुम्हें बिल्कुल भी ना हो। चूज अ साइड, क्योंकि ये गेमिंग कम्युनिटी की बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। दे वुड जज एंड क्रिटिसाइज फीमेल स्ट्रीमर्स फॉर ऑब्जेक्टिफाइंग देमसेल्व्स एंड एक्सप्लॉइटिंग देयर मेल ऑडियंस, जो सही है। बट एट द सेम टाइम वो गेमिंग कंपनीज और डेवलपर्स को क्रिटिसाइज नहीं करते फीमेल प्रोटैगनिस्ट को ओवरली सेक्सुअलाइज करने के लिए, इंस्टेड उनको प्रेज करते हैं। ये दो पीसेस पजल के साथ नहीं बैठते मेरे भाई। स्पाइडरमैन में क्या था? आई जस्ट प्लेड इट। स्पाइडरमैन 2 का गेम प्ले मेरे को बहुत पसंद आता है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो गेम्स में से एक है। बट यार गेम प्ले में ये मोमेंट ना मेरे को बहुत इरिटेट करता है। देखो, जब मैं एज पीटर या फिर माइल्स एनिमीज को मार रहा हूँ तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। 6-7 अटैक्स लग ही जाते हैं मारने में, जहाँ मेरे को डॉज भी करना पड़ रहा है। बट जब मैं एज MJ खेल रहा हूँ तो बस एक ही मूव में सेम एनिमी को मार पा रहा हूँ। भाई कैसे पॉसिबल है ये? चलती भी एक हद तक ही होता है ना। फुल आर्मर पहने हुए गार्ड्स एक ही हिट में कैसे मर रहे हैं? ऊपर से भाई MJ की लेजी मेरे भाई, यू प्लेइंग सेफ मेरी जान, यू प्लेइंग सेफ। अब पता तुम क्या कर रहे हो? तुम ना दोनों तरफ के लोगों को ना केटर करने की कोशिश कर रहे हो, और ये चीज भाई डोंट डू इट। तुम्हारा ओपिनियन ना मतलब अपना वैल्यू लूज करता था जब तुम ऐसा काम करते हो। स्टेल्थ अटैक किसी भी गेम में हमेशा 1 हिट अटैक ही होता है, और अगर उसमें कोई एनिमेशन भी होती है, फॉर एग्जांपल गोस्ट रिकॉन ब्रेक पॉइंट में जब आप स्टेल्थ अटैक करते हो तो वो मल्टीपल टाइम्स अपने नाइफ से नेक से लेके हार्ट तक स्टैब करता है NPC को, तुम्हारा प्लेयर। सेम वे जब आप स्पाइडरमैन खेल रहे होते हो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेरी गेम ओनली क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ये खेली है, तब आप 1 हिट में ही एनिमी को डाउन कर देते हो, वेब टेक डाउन्स और व्हाटएवर इट इज, एक ही हिट में, एज लॉन्ग एज द एनिमीज हैव नॉट नोटिस्ड और डिस्कवर्ड योर प्रेजेंस। MJ वाला जो पूरा पार्ट था वो गेम में डाला गया था टू क्रिएट द सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी, द सेंस ऑफ एंजाइटी, द अर्जेंसी कि ये डेंजर में है, स्टिल शी लव्स पीटर इनफ टू हेल्प हिम इन दीज सिचुएशंस।
और उसमें ये दिखाया गया है कि वो बैक से जाके और टेक डाउन कर रही है टेजर से एनिमीज को। तो ऑब्वियसली वो और कुछ नहीं डाल सकते। वो बहुत वियर्ड हो जाता कि एमजे जो कि बस एक जर्नलिस्ट है, वो अचानक से कराटे के कॉम्बोज कर रही है और दे लात गुद्दियां पेल रही है भाई लॉन्डो की, जिससे स्पाइडरमैन भी लड़ने में स्ट्रगल करता है। तो आप कह सकते थे कि हाँ वो गड़बड़ है, बट एमजे के केस में नहीं। क्या करते इसके अलावा वो? उसको टेजर दे रखा है, एक हिट ना देते, लेट्स से टेजर काम नहीं किया, तो व्हाट एल्स कुड शी हैव डन उस पूरे सेगमेंट में? कल को क्या हो गया यार, पिछले गेम से इतनी अलग क्यों लग रही है? हाँ, आई थिंक शी लुक्स बेटर, शी लुक्स मोर ब्यूटीफुल, एटलीस्ट आई थिंक सो। मेरे को वैसे तो पिछले गेम की एमजे भी इतनी पसंद नहीं थी, बट यार इस गेम में तो बहुत ही डिफरेंट लग रही है, जिसकी वजह से लग रहा है मानो ये बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर है, जिससे मैं इतना रिलेट भी नहीं कर पाऊंगा जैसे हम लोग तारक मेहता के चेंज होने के बाद से नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक ये जेन्युइन क्वेश्चन है एंड बहुत लोग इसको भी वोक टर्म करते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये सब जानबूझ कर किया जा रहा है। स्पाइडरमैन 2 जैसे गेम में फीमेल कैरेक्टर का सुंदर दिखना सेंस भी बनाता है। बंदी एक मेट्रोपॉलिटन शहर में रह रही है, उसकी कॉर्पोरेट जॉब है, फ्रेंड सर्कल में घूमती है, डेट्स पे जाती है, तो फिर अपने लुक्स का ध्यान क्यों नहीं रखेगी? I've never heard this argument ever कि एमजे को सुंदर बना देना वोक है। What? वह कहाँ से आ रहा है ये आर्ग्यूमेंट? या तो हमें कोई स्पेसिफिक रीजन दिया जाए स्टोरी में, लाइक मे बी कुछ को पसंद नहीं होता तो वो भी पर्सनालिटी में ऐड हो जाता है एंड लोग उसे समझ जाते हैं। बट एमजे का सीन तो बहुत ही अजीब लगा, इवन वो अपनी रियल लाइफ एक्ट्रेस से भी यार काफी डिफरेंट दिखती है एंड यही सेम हुआ था। Neither does Peter मेरे भाई, nobody cares about that. I don't know what you're talking about right now. स्टार वॉर्स आउटलॉस के साथ उसकी प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल भी अपीलिंग लग ही नहीं रही थी, इवन दो एक स्पेस ओपेरा में वो एक्चुअली अच्छी हो सकती थी। Star Wars Outlaws अपने लेजी डेवलपमेंट और लैक ऑफ पॉलिश की वजह से फेल हुई है। इमोशनलेस डायलॉग्स, लैक ऑफ एक्सप्रेशंस, पुअर गेमिंग ऑप्टिमाइजेशंस, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, पुअर गेमिंग मैकेनिक्स। स्टेल्थ मैकेनिक अगर टेस्ट करोगे तो आपको रियलाइज होगा एनपीसीज ऐसे हैं जैसे अंधे और बहरे एक साथ हों। यू कुड बी स्टैंडिंग बिहाइंड देम, but as long as you're crouching, they won't know you're even there. अब ये है लाइफ इज चेंज डबल एक्सपोजर एंड हाँ भाई, यहाँ हमारी ओजी मैक्स के साथ एक लड़की फ्लर्ट करके गई है। सो अपनी दोस्त साफी कहती है कि जा बहन उससे बात कर, जिसके बाद अपने पे चॉइस आती है कि अमेंडा को एज अ फ्रेंड कंसिडर करें या She is not my type. Obviously, I have a huge crush. हो गया। फिर एज अ डेट। बट भाई यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है जो होना चाहिए था कि आई एम नॉट इनटू गर्ल्स या फिर आई एम स्ट्रेट। पिछले गेम में भी मैंने क्लोई को किस नहीं किया था बिकॉज मैं वॉरेन के लिए लॉयल था, बट यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है वैसा। It's just poor writing at this point. Because अगर साइबरपंक तुम देखोगे, साइबरपंक में सर्टेन कैरेक्टर्स जैसे जूडी है, उसको तुम बस तब रोमांस कर सकते हो व्हेन यू प्लेइंग एज अ फीमेल कैरेक्टर। और सर्टेन कैरेक्टर्स जैसे पैनाम है, उनको तुम तभी रोमांस कर सकते हो व्हेन यू प्लेइंग एज अ मेल कैरेक्टर, क्योंकि पैनाम स्ट्रेट है। तो देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन। एट द सेम टाइम देयर इज वन मोर कैरेक्टर, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मेल कैरेक्टर है जिसको आप ओनली एज अ मेल रोमांस कर सकते हो बिकॉज वो एक गे कैरेक्टर है। और अगर आप एज फीमेल ट्राई करते हो तो वो आपके रोमांस को रिजेक्ट कर देता है व्हेन यू लीन इन फॉर अ किस। सेम विद जूडी, इफ यू ट्राई टू रोमांस हर एज अ मेल कैरेक्टर, शी विल रिजेक्ट यू। वो एक रियलिस्टिक चीज है, वो डायलॉग ऑप्शंस, उस तरह का रिएक्शन एक रियलिस्टिक चीज है जो रियल लाइफ में होता है। अ लॉट ऑफ द टाइम्स इट्स जस्ट पुअर राइटिंग। जहां भी प्लेयर फ्रीडम फील नहीं होगी और ऐसा फील होगा कि मुझे सर्टेन ऑप्शंस में, डायलॉग ऑप्शंस के लिए फोर्स किया जा रहा है, सर्टेन डिसीजंस के लिए गेम फोर्स कर रही है। जब आपने उसको डायलॉग ऑप्शंस और आरपीजी एलिमेंट्स और प्लेयर फ्रीडम बोल के मार्केट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली लोग उस चीज को पसंद नहीं करेंगे। बहुत से गेमर जो सॉर्ट ऑफ मिडल ऑफ द स्पेक्ट्रम पे रहते हैं, उनका मानना भी यही है कि एलजीबीटीक्यू या फिर ऐसे किसी थीम्स में प्रॉब्लम नहीं है जब तक वो नेचुरल लगे, बट अगर फोर्स हो जाए तो लगता है कि यार उन्हें किसी रीजन की वजह से रखा गया है। लाइफ इज स्ट्रेंज एक ऐसा गेम है जहाँ हमारी चॉइसेस से स्टोरी इन्फ्लुएंस होती है, तो एटलीस्ट कैरेक्टर की ओरिएंटेशन की चॉइस तो हमें मिलनी चाहिए थी ना। और हाँ, मैं मानता हूँ कि ये गेम्स यूजुअली रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होते हैं, तो रियल लाइफ में जैसा होता है वैसे ये यहाँ पे भी होगा, बट यार गेम में एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को कुछ ज्यादा ही क्यों दिखाया जा रहा है जब वो रियल जैसा लग ही नहीं रहा।
इसलिए हाँ भाई ये फोर्स तो लगता ही है। अब इतने प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैं यूट्यूब पे भी वोकनेस इन गेम्स के बारे में सर्च करने लगा एंड मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था कि यार इस पे भी हजारों वीडियोस होंगी जिन पे मिलियंस ऑफ व्यूज होंगे। एक तो मेरे को पूरा यूट्यूब चैनल ही दिख गया एंडीमियन टीवी के नाम से, जिसने अपनी लाइफ ही भाई इस टाइप के कंटेंट से बना रखी है। बट मैं शॉक हो गया है कि भाई ने GTA 6 को भी वो कह रखा था। मतलब रॉकस्टार गेम्स जिससे हम उनके क्रूड ह्यूमर और सरकाज़म के लिए जानते हैं, वो तो शायद लास्ट कंपनी होगी इन द वर्ल्ड जो वो खिलानी चाहिए। रॉकस्टार जोक्स अबाउट एवरीवन भाई। मतलब मेरे ख्याल से रॉकस्टार तो किसी कम्युनिटी को नहीं बख्शता है। तो मैंने सोचा जरा देखते हैं इन भाई साहब की वीडियोस की क्या तकलीफ है इन्हें। एंड भाई मैं पूरे टाइम वीडियो देखते हुए ना बस यही सोच रहा था कि ये सब जो बता रहा है वो आखिर गेम से रिलेटेड कैसे है। बेसिकली रॉकस्टार के कुछ एम्प्लॉयज को ना ट्रेनिंग दी गई है अबाउट अनकॉन्शियस बायस, मतलब वो अनकॉन्शियसली किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट ना करें और एंटीमियन की भाषा में बोलूँ तो थोड़े से वोक बन जाए। बट जिन एम्प्लॉयज को ये ट्रेनिंग दी गई है ना उनका नंबर बहुत कम है। मतलब मान लो 5000 में से सिर्फ। ब्रो, डज दिस गाय इवन रियलाइज जिसकी भी अभी बात हो रही है, रॉकस्टार से ज्यादा ब्रूटली ऑनेस्ट कैरेक्टर्स कोई बनाता नहीं है। 61 लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दी गई होगी, सो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। फिर इस वीडियो में ना रॉकस्टार के एम्प्लॉयज के ही कुछ ट्वीट्स उठाकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है कि देखो भाई ऐसी सोच रखने वाले लोग वहाँ पे कंपनी में काम करते हैं। बट मैं इस सब को देखते हुए यही सवाल पूछ रहा था कि इससे फर्क क्या पड़ता है, मतलब इससे मेरे गेम पे क्या फर्क पड़ेगा। मैं बताता हूँ, क्योंकि जब तक तो ये लोग माइनॉरिटीज़ में होते हैं ये लोग वही करते हैं जो कि मेजॉरिटी कह रही होती है। बट बैक ऑफ द माइंड इनको यही होता है कि मेजॉरिटी में हम लोग आ जाएं और अपने आइडियल्स लोगों पे पुश करें। प्रॉब्लम यही है कि दे ट्राई टू फोर्स देयर लाइफस्टाइल, देयर चॉइसेस, देयर आइडियल्स ऑन टू द अदर पीपल। सो अ लॉट ऑफ द टाइम्स जब टीम्स पूरी की पूरी चेंज हो जाती हैं और डायरेक्टर्स जो हैं वो LGTV के मेंबर्स होते हैं, जो वीडियो गेम कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो पूरा का पूरा नैरेटिव गेम्स का चेंज करना शुरू कर देते हैं। वो पुराने IPs को उठाते हैं और उनके कैरेक्टर्स को चेंज करना शुरू कर देते हैं, उनकी सेक्सुअलिटी चेंज करना शुरू कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, JK रोलिंग ने जब ये बहुत बड़ा कॉन्वर्सेशन था लेफ्ट और राइट का आर्ग्यूमेंट, मेरे ख्याल से आज से 7-8 साल पहले बहुत ज़्यादा था इंटरनेट पे ये सब, तब JK रोलिंग ने आके ये कहना शुरू कर दिया कि भाई डम्बलडोर तो गे था और ये कैरेक्टर नॉन बाइनरी था और वो था, और लोगों का दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि सालों से आप बुक्स पढ़ रहे हो, आप मूवीज़ देख रहे हो और इन बातों का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। ऐसे तो भाई कोई भी कुछ भी बोल देगा अपने तरीके से उसको चेंज करके। मैं कह दूंगा भाई हैग्रिड जाट था, अब क्या कर लोगे तुम? कोई सेंस होनी चाहिए बात की। मैं तुम्हें इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मुझे कुछ याद आ गया। क्रोब कैट का चैनल देखा तुमने, मास इफेक्ट एंड्रोमेडा। इस वीडियो को जाकर कभी देखना, ये देखो पर्टिकुलरली अगर तुम ये सीन देखो, एक्सप्रेशंस देखना कैरेक्टर्स के। What happened? You were clinically dead for 22 seconds. 5 years plus $40 million equals Mass Effect Andromeda. And this is the crap that they came up with. It's a pile of trash, I'll be honest with you. ये गेम से बड़ा डिसअपॉइंटमेंट और गेमिंग इंडस्ट्री में जोक नहीं एग्जिस्ट करता आज की डेट में। ये क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को उनके स्किल के बेसिस पर हायर नहीं किया जा रहा, उनके सेक्सुअलिटी के बेसिस पर हायर किया गया है। अ लॉट ऑफ द टाइम से बहुत सारी इंडस्ट्रीज में देखा जाता है कि सर्टेन टाइप ऑफ लोगों के लिए एक कोटा छोड़ दिया जाता है। अब इनकी कल्चरल डाइवर्सिटी दिखाने के जो कीड़ा है उसके चक्कर में जो स्किलफुल लोग हैं वो तो क्विट कर जा रहे हैं कंपनीज को, या उनको निकाल दिया जा रहा है, और जो मीडियोकर टू नो स्किल वाले लोग हैं उन लोग को हायर किया जा रहा है। क्यों भाई? हमारी कंपनी स्टैंड्स फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी। हम भाई गे एम्प्लॉयज की टीम बनाएंगे, हम महिला मंडली क्रिएट करेंगे भाई अपनी इंडस्ट्री में। अगर उनके पास ज़्यादा स्किल है आदमियों से तो आपकी टीम में 10 में से 9 औरतें ही क्यों ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर स्किल तो हो। जब ये गंद बन के निकल के आएगा तो लोग मजाक ही बनाएंगे मेरे भाई। यहां से आती है पॉलिटिक्स। इट गोज वेरी डीप, वेरी डीप। इसलिए इतना ओवर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता इन चीजों को। वो हेट या फिर वायलेंट स्पीच में ना आता हो, उससे कॉर्पोरेशन को क्या ही फर्क पड़ेगा। अपने फ्रेंड्स ग्रुप को देखो, सबके डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं अबाउट पॉलिटिक्स या फिर कल्चर, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार दोस्ती तोड़ देंगे या टीम में एक साथ काम नहीं करेंगे। एंड किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करके देख लो, सब में HR ट्रेनिंग्स होती ही है, जहाँ एक्सक्लूसिवली बताया जाता है कि आप किस टाइप के कपड़े पहन के नहीं आ सकते एट वर्क प्लेस, एंड किस टाइप की बातें या फिर एक्शंस ऑफेंसिव और फ्लर्टेशियस लग सकते हैं, जो कि सही है भाई। अगर कंपनी में डिफरेंट व्यूज
व्यूज रखने वाले लोगों को एक साथ काम करना है तो उन्हें ये करना ही पड़ेगा ना, ताकि एक हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट बना रहे, फालतू का ड्रामा ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि अगर कोई बंदा वर्क प्लेस में रिस्पेक्टफुल है तो वो गेम में एजी जोक्स नहीं लिख सकता। आई मीन It's not about edgy jokes. If an artist cannot separate his art from propaganda, then the audience will not be able to separate the art from the artist. ये बात समझना थोड़ा मुश्किल है बट बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, बायस डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है और यही आज की डेट में लड़ाई हो चुकी है। अगर किसी ने भी वोकनेस इन गेम्स या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी सर्च करा हो ना या फिर देखा हो तो एक कंपनी का नाम जरूर सुना होगा, SBI। नहीं, वो लंच ब्रेक वाला नहीं भाई, DEI वाला, स्वीट बेबी इंक। अब ये कंपनी को ना मेन कल्प्रिट कहा जाता है बिहाइंड DEI एंड वोकनेस, क्योंकि इनकी वेबसाइट देखो तो ये लोग ना अपने को रिप्रेजेंट ही ऐसे करते हैं कि गेम्स में रिप्रेजेंटेशन एंड DEI जैसे एस्पेक्ट्स को ठीक कर देंगे। एंड काफी गेम्स इनके क्लाइंट्स भी रह चुके हैं लाइक एलन वेक 2, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक, स्पाइडरमैन 2 एंड इवन कुछ फेल्ड गेम्स भी लाइक सुसाइड स्क्वाड। अब तो ये लोगों ने अपनी वेबसाइट काफी चेंज कर दी है, वरना इनके बहुत सारे क्लाइंट्स दिखते थे लाइक वैल्व, सैंटा मोनिका, 2K, EA, Xbox, रेमेडी एटसेट्रा। इसलिए उन सभी के अपकमिंग गेम्स को हेट मिलने लगी थी। एंड लोगों की गलती भी मैं नहीं कह सकता यार, जब कुछ ऐसी क्लिप्स वायरल होने लगेंगी जहां SBI की एक एम्प्लॉय कहती है कि दे विल बर्न द गेमिंग इंडस्ट्री टू द ग्राउंड। सो हाँ, ये सब सुन के भाई कोई भी कहेगा कि यार कैसी कंपनी आई है, विल बर्न। भाई, you know a person is woke जब आप इस तरह का चेहरा देखते हो। I mean, come on, let's not lie about this, let's not shy away from talking about it. इन लोगों में ना सालों साल का गुस्सा, एक नफरत भरी हुई है रेगुलर लोगों के लिए, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं दबाया गया है ना। आई गेट इट, वो स्ट्रगल रियल रहा है इनके लिए और आज भी है, बट उसकी वजह से आप अपने आइडियल्स और प्रोपेगेंडा को लोगों की हलक से नीचे नहीं उतार सकते ज़बरदस्ती। और फिर जब लोग आपको क्रिटिसाइज़ करें तो उसके बाद आके अपने ऑडियंस से लड़ाइयाँ करने लग जाना ट्विटर पे और इन जगहों पे, और कहना मत खरीदो हमारी गेम, हमने तुम्हें बेची नहीं। यू इज हर्टिंग योर सेल्फ, योर बिजनेस, योर वर्क। तो फिर जब आप लॉजिक की पटरी से हट के इस तरह के इमोशनली ड्रिवन डिसीजंस लोगे तो ऑब्वियसली आप अपने काम को और अपनी इमेज को इंडस्ट्री में हर्ट करोगे। अब भी तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है तो भाई, स्नो वाइट के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ है, और उस एक्ट्रेस के साथ डिज्नी ने अपने टाइज क्यों कट कर दिए हैं अलॉन्ग विद द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, ये तुम जाके देख लेना। द गेमिंग इंडस्ट्री टू द ग्राउंड। सो हाँ, ये सब सुन के भाई कोई भी कहेगा कि यार कैसी कंपनी आई है जो एक सेक्शन ऑफ लोगों को इतना हेट करती है। इतने स्ट्रॉन्ग एजेंडा वाली कंपनी हमारी गेमिंग इंडस्ट्री में आई कहाँ से? बट फिर यार एक ये भी पॉइंट आता है कि SBI सिर्फ एक कंसल्टेंसी फर्म है, एक आउटसाइडर कंपनी जिसको हायर करो या ना करो एंड उनके अकॉर्डिंग स्टोरी चेंज करो या ना करो, एक कंप्लीटली गेम के स्टूडियो या फिर कंपनी पे डिपेंड करता है। जिसन शायर, जाने माने गेमिंग जर्नलिस्ट एंड इनसाइडर, उन्होंने एक बार कहा था कि एक आउटसाइड कंसल्टेंसी कंपनी कभी भी स्टोरी को इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि वो पूरी ही चेंज हो जाए, अनलेस गेम के डेवलपर्स या फिर बोर्ड रूम में बैठे सूट्स भाई खुद चाहते हो ऐसा। प्रॉब्लम हमेशा तब होता है जब डायरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। वंस अगेन, जैसे ही स्टूडियो डायरेक्टर्स चेंज होते हैं, भसड़ होनी शुरू हो जाती है। एंड अभी जो वोकनेस को लेकर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, उसे देखकर तो शायद स्टूडियोज अब स्वीट बेबी के साथ काम भी नहीं करना चाहेंगे। मे बी इसीलिए उन्होंने अपनी वेबसाइट से वो क्लाइंट्स की लिस्ट भी हटा दी है, या फिर कुछ क्लाइंट्स ने खुद कहा होगा कि यार वो उनके साथ पब्लिकली एसोसिएट नहीं होना चाहते। भाई पता है क्या रिप्रेजेंटेशन का क्या होता है? आप ना ज़बरदस्ती की नहीं कर सकते। आप एक वर्ल्ड डिज़ाइन कर रहे हो जहाँ पे आपके कैरेक्टर्स प्लान्ड हैं, स्टोरी प्लान्ड है, तो आप ज़बरदस्ती अब उस कैरेक्टर को घुसाने की जगह ढूंढ रहे हो। यू ट्राइंग टू फिट द पीसेज इन जो आपकी पजल के हैं भी नहीं, जो आपके पिक्चर के हैं भी नहीं, तो फिर वो फोर्स चीज़ तो बुरी लगेगी। खैर जो भी हो यार, स्वीट बेबी के इरादे तो ठीक नहीं लगते, और ना ही एसमोन गोल्ड एंड एंडी मियोन जैसे यूट्यूबर्स इसको मेल करना छोड़ेंगे। बस यही रहेगा कि यार स्टूडियोज ऐसे एसमोन गोल्ड तो पूरे जीवन नहीं छोड़ने वाला भाई। फर्म्स के साथ नहीं काम करे जो कि इतना ज़्यादा एक सेक्शन ऑफ लोगों को हेट करती है। अब मैं ऑनेस्टली बहुत गेम्स को कवर कर चुका हूँ एंड अभी भी यार प्रॉपर कॉन्क्रीट ओपिनियन नहीं बना पाया हूँ कि यार गेमिंग इन जनरल वो है या फिर नहीं है। एंड इस लिस्ट के हर गेम को कवर करता रहना तो यार गुड लक टू द एडिटर। बट हाँ, इतने एग्जाम्पल्स पे गो थ्रू करके और कुछ और गेम्स को देखकर कुछ पॉइंट तो है भाई जो आपके दिमाग में जरूर आ रहे हैं। जैसे कि वोक वर्ड का मीनिंग एक्चुअली में ना आज की डेट में कुछ बचा ही नहीं है। लोग अपने अकॉर्डिंग कहीं भी वोक को फिट कर देते हैं। एंड सबसे रिसेंटली ना वोक वर्ड ने एक्चुअली बैड वर्ड को रिप्लेस कर दिया है। लोगों को कहना चाहिए बैड गेम, बट वो कह देते हैं
वोक गेम। अगर आप रिसेंट टाइम्स के या फिर इवन कुछ पुराने भी गेम्स उठा के देखो तो हर गेम में कोई ना कोई वोक एलिमेंट मिल ही जाएगा। बट जो गेम्स अच्छे नहीं होते लाइक गेम प्ले में या फिर स्टोरी में या फिर किसी और वे में, उनके खराब होने का रीजन वोकनेस को ही दे दिया जाता है। जबकि मुझे ये दिख रहा है कि यार इवन सक्सेसफुल गेम्स में भी सो कॉल्ड वोक एलिमेंट्स हैं। लिस्ट ऑलरेडी मैंने आपको दिखाई दी, बॉल्डर्स गेट 3, एल्डन रिंग, ये सभी वो गेम्स हैं जो कि हद से ज्यादा सक्सेसफुल रहे। वो एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं भाई। कोई ना कोई तो पागल इंसान होगा जो जस्ट बिकॉज उसमें टाइप 1 टाइप 2 लिखा हुआ है उसके ऊपर भसड़ करेगा। तो पागल एक्सट्रीमिस्ट लोग तो दोनों एंड्स पे ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स को लेके आप गेम्स को वोक नहीं बोल सकते। बट जो गेम्स जैसे फोरस्पोकन नाम की एक गेम आई थी, जब ये गेम्स फेल होती है ना, आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा जब आप उनकी डेवलपमेंट टीम्स और स्टूडियो डायरेक्टर्स के बारे में रिसर्च करोगे थोड़ा सा, कि ये लोगों को हायर किया गया जस्ट एक कंपनी में कल्चरल डाइवर्सिटी दिखाने के लिए। इनको इनके स्किल के बेसिस पर हायर नहीं किया गया और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। एंड यस, दीज गेम्स फॉर years and years and years have been failing because of this woke propaganda being pushed into the gameplay. तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट टू अंडरस्टैंड इट आपको उसमें थोड़ा डीप डाइव करना पड़ता है, क्योंकि सरफेस आर्ग्यूमेंट्स उठा के आपको कभी समझ नहीं आएगा ये कॉन्वर्सेशन चल ही क्यों रही है। लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया इनको, बट फिर भी उनमें थोड़े बहुत वोक एलिमेंट्स थे। इवन स्पाइडरमैन 2 भी मैं उठा लूं तो उसका यूजर स्कोर देख के ये कोई कह ही नहीं सकता कि वो फेल्ड गेम है, जबकि उसमें भी लोगों ने काफी वोक एलिमेंट्स पॉइंट आउट किए थे। सो अब मुझे लग रहा है कि यार गेम की सक्सेस का उसके वोक होने या फिर ना होने से शायद फर्क नहीं पड़ता। ड्रैगन एज व्हील गार्ड को हाँ वोक कहा जाता है, बट जिन लोगों ने खेला है उनके अकॉर्डिंग वो गेम वैसे भी अच्छा नहीं था। स्टार वॉर्स आउटलॉज भी एवरेज सही गेम था जो कुछ ज्यादा ही सेफ खेलने की वजह से अच्छा नहीं चला। सेम गोज विद लाइफ इज स्ट्रेंज डबल एक्सपोजर। भाई काफी वीक स्टोरी थी जो एक LIS के गेम से तो भाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम। सो जो गेम्स फेल हो रहे हैं ना वो वोकनेस की वजह से नहीं, एक्चुअली इसलिए क्योंकि वो खराब गेम्स हैं या फिर कोई ना कोई एस्पेक्ट लाइक गेम प्ले, प्रोग्रेशन, स्टोरी, कैरेक्टर्स किसी ना किसी में वो फीके पड़ जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि यार जैसे जैसे स्टूडियोज बड़े होते हैं वो कोशिश करते हैं अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज को डाइवर्सिफाई करने की। अगर किसी कंपनी में मेल्स बहुत ज्यादा हैं, फीमेल्स कम है, तो वो कोशिश करेंगे रेशो ठीक करने की। यही तो स्टूपिडिटी है, यही तो पूरी वीडियो का मुद्दा ही ये होना चाहिए था कि ये हो क्यों रहा है। आपको इस तरह की डाइवर्सिटी क्यों चाहिए जिससे आपके कंपनी की परफॉर्मेंस जमीन में लग जाए। लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 डेवलपर्स की, आप एक छोटा स्टूडियो, आपके पास 100 गेम डेवलपर्स की टीम है, एक से एक रजा हुआ स्किल्ड आदमी है भाई। बट आप क्या कह रहे हो, यार हम क्या करते हैं ना 50 आदमियों को ना रैंडमली निकाल देते हैं और उनकी जगह ना 50 रैंडम औरतें हायर कर लेते हैं, क्योंकि कल बात होगी ना कि एज अ बिजनेस हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डाइवर्सिटी दिखाने के लिए। तो हम ना इस चीज़ को फ्लेक्स करेंगे कि देखो हमारी टीम में इतनी औरतें हैं भाई, वी आर ऑल फॉर फेमिनिज्म, वी आर ऑल अबाउट इक्वालिटी एंड व्हाट नॉट। आपने 50 स्किल्ड आदमियों को अपनी टीम में से निकाल दिया और आपने 50 रैंडम औरतें भर्ती कर ली जिनका स्किल शायद 20 से 30% भी ना हो आदमियों का। वो आदमियों ने जाके अपना नया स्टूडियो बना लिया बिकॉज दे वर पैशनेट अबाउट देयर वर्क। तो उनको तो काम करने से कोई नहीं रोक सकता। और अब आपके पास 50 लोग ऐसे हैं विच विल होल्ड बैक योर डेवलपमेंट, क्योंकि वो बॉर्डरलाइन अनस्किल्ड है इन कंपैरिजन टू द वंस जिनको आपने निकाल दिया। इट्स जस्ट लाइक कोटा इन इंडिया जो कास्ट के बेसिस पे और बैकग्राउंड के बेसिस पे चलता है। यहाँ पे अब लोग स्किल के बेसिस पर हायर होने बंद हो गए हैं। परसेंटेज में फायदा मिल रहा है भाई सर्टेन तबके से आने वाले इंसान को, एंट्रेंस टेस्ट्स में फायदा मिल रहा है, फाइनल रिजल्ट में फायदा मिल रहा है 5, 10, 15% का, सीट्स रिजर्व्ड हैं। और जो जनरल कैटेगरी से आने वाला इंसान है वो अपनी ऐसी तैसी करवा रहा है, वो कितना भी स्किल्ड हो उसके लिए परसेंटेज घटा है 96, 97, 98, उसकी लगी पड़ी है। 1% कम और वो रेस से बाहर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली भाई आप स्किल्ड लोगों को तो निकाल दे रहे हो ना सिस्टम से, जस्ट बिकॉज आपने सर्टेन लोगों के लिए सीट्स रिजर्व कर रखी हैं। सीट रिजर्व करो पर उसके लिए फेयर कंपटीशन तो करवाओ कि भाई अगर आप फिल नहीं कर पाए फेयर कंपटीशन करके इन सीट्स को, तो ऑब्वियसली ये उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिन्होंने स्कोर अच्छा किया है। बट आपका एजेंडा क्या है, भाई तू स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो साला फेलियर हो, हमें डाइवर्सिटी चाहिए। ऑब्वियसली आपका नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में, फिर ऑब्वियसली वो सिस्टम खराब होना शुरू हो जाएगा पूरी तरीके से। अभी ऑब्वियसली तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट है जिसके बहुत सारे लेयर्स हैं और इसमें बहुत मल्टीपल तरीके की पॉलिटिक्स लगी हुई है। तो इसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है unless you dive really deep into all of this. So let me know what your opinions are on this and I will see you brothers in the next one.
Peace.